Hello everyone, welcome back to JK Exam Tracker. I hope you all are fine and doing your preparation well. अब तो एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं. So आपको बहुत ही ज़्यादा efforts लगाने हैं इस टाइम पर, और efforts ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीज़ें पढ़नी है. You just need to revise all the things which you have done so far. Okay? तो आपको जैसे कि पता है कि हमने MCQ सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की थी. अप्रॉक्सीमेटली इसमें आई गेस 3 MCQs लेक्चर्स जो हैं ये आपको जा चुके हैं, और आज का ये जो 4th वन है इसको हम स्टार्ट करेंगे. और जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपको पता है कि जो भी मैं MCQ सीरीज स्टार्ट करती हूँ उसमें मेरी जो सीक्वेंस है वो यही रहती है कि पहले हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, फिर पॉलिटी के, देन ज्योग्राफी के, एंड देन मिक्स्ड. ठीक है, तो चलो सबसे पहले आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एंड द क्वेश्चन इज, हु अमंग्स्ट द फॉलोइंग मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू एंटर द इंडियन सिविल सर्विस थ्रू एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. ऑप्शंस हैं विलियम बेंटिक, डलहौजी, मायो या रिपन. तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसने, ठीक है, कौन से गवर्नर जनरल ने क्या किया था, इसको पॉसिबल बनाया था कि आप इंडियन सिविल सर्विसेज में एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तहत एंटर कर सकते हो. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी. ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, 1854 में उसने इनैक्ट किया था इंडियन सिविल सर्विस ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू, कि आप उसमें इंडियन सिविल सर्विस में एंटर कर सकते हैं. और आपको पता है कि ICS का एक्ट भी बना था बाद में, यानी इंडियन सर्विसेज एक्ट, सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 भी आया था बाद में, लेकिन इन्होंने थ्रू एन ओपन कंपटीशन कब किया था? 1854 में किया था. ठीक है, और इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी का टेन्योर अगर कोई आपसे पूछ ले तो वो क्या है? 1848 टू 1856. ठीक है, इसके तहत वो इनका जो टेन्योर है वो 1848 से 1856 तक के लिए रहा था. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? 2, यानी कि डलहौजी. चलिए, we'll move on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द आइडिया दैट मीन्स जस्टिफाइड द एंड्स. किसने बोला था कि मीन्स जो है वो एंड्स को जस्टिफाई करते हैं? कौटिल्या ने, राजा राम मोहन रॉय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या महात्मा गांधी ने? तो मीन्स जस्टिफाइड द एंड्स किसने कहा था? और जिसने कहा था उन्होंने ये कहा था कि मीन्स एंड एंड्स आर कन्वर्टेबल टर्म्स इन माय फिलोसफी ऑफ लाइफ. उन्होंने अपनी फिलोसफी ऑफ लाइफ के लिए कहा था कि मीन्स एंड एंड्स जो है वो कन्वर्टेबल टर्म्स हैं. तो वी ऑल नो कि मीन्स को मीन्स जस्टिफाई द एंड्स ये हमेशा कौन कहता है? इट इज ऑलवेज सेड बाय महात्मा गांधी. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? महात्मा गांधी आएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द माउंटबेटन प्लान ऑफ इंडिपेंडेंस वाज एक्सेप्टेड. जब माउंटबेटन प्लान जो है एक्सेप्ट किया था 1947 में, तो उस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, या आचार्य JB कृपलानी. तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे माउंटबेटन प्लान के टाइम पर, जब वो 1947 में आया था? इट वाज आचार्य JB कृपलानी. ठीक है, ये क्या थे? उसके प्रेसिडेंट थे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Who said that the real seat of taste is not the tongue but the mind? किसने कहा था कि जो रियल सीट ऑफ टेस्ट है वो टंग नहीं है बल्कि माइंड है? तो ये अरबिंदो घोष, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, या स्वामी विवेकानंद? तो इट हैज बीन सेड बाय महात्मा गांधी. और इसकी मतलब एक्सप्लेनेशन जो है वो उन्होंने किसमें दी थी? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें उन्होंने ये बात कही थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वायलेशन ऑफ द सॉल्ट लॉज गांधी जी स्टार्टेड अ मूवमेंट कॉल्ड. सॉल्ट लॉ की वायलेशन के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट की गई थी. ठीक है, कहाँ से स्टार्ट की गई थी? डांडी मार्च से. ऑन व्हाट डेट? 12th मार्च. ठीक है, 12th मार्च को स्टार्ट की गई थी. और किसके मतलब कौन सा मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की गई थी उसके तहत? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. मैंने अभी ईयर इसलिए नहीं बोला है क्योंकि अगर मैं ईयर बोलूंगी तो यू मे बी गेट टू नो. सबसे पहले आपको आंसर देना है. तो ये कब हुई थी? 12th मार्च 1930 में हुई थी. अब आप 1930 से बता सकते हैं कि कौन सा है? इट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की गई थी इन वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ. सॉल्ट लॉ को वायलेट किया था और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को लॉन्च किया था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
अब ये कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इशू अ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज वेस्टेड इन। आपको पता है कि 5 प्रेरोगेटिव रिट्स हैं, वो हमने पढ़ी थी। हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी एंड को वारंटो। ये मैंने पिछली जो हमने लेक्चर सीरीज की थी उसमें मैंने आपको बताए थे। तो अब आपको बताने की पावर किसके पास है। हाई कोर्ट के पास है सिर्फ, सुप्रीम कोर्ट के पास है सिर्फ। बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और ऑल कोर्ट्स डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये हमने बहुत बारी डिस्कस किया है। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट, और आर्टिकल 226 के तहत कौन कर सकता है, हाई कोर्ट ये इशू रिट, सॉरी ये रिट इशू कर सकता है। नो, इट इज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुलवॉक ऑफ पर्सनल फ्रीडम। देखो बुलवॉक क्या होता है, इट्स लाइक अ डिफेंसिव वॉल। ठीक है, डिफेंसिव वॉल क्या हो गया, मतलब एक तरह की रुकावट। तो आपको बताया कि इनमें से कौन सा है बलवॉक पर्सनल फ्रीडम का, मैंडमस, हैबियस कॉर्पस, को वारंटो या सर्शियरी। तो कौन सा है इस बलवॉक पर्सनल फ्रीडम का, इट इज हैबियस कॉर्पस। अब देखो ये बलवॉक कैसे है, देखो हैबियस कॉर्पस आपको पता है ये क्या है, एक लीगल एक्शन है। ठीक है, क्या है ये, एक लीगल एक्शन है, जिसके तहत क्या होता है, आप रिलीफ ले सकते हो किससे, अनलॉफुल डिटेंशन से। ठीक है, थ्रू विच यू कैन सीक रिलीफ फ्रॉम द अनलॉफुल डिटेंशन। और ये क्या प्रोटेक्ट करता है, इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है कि उसको जुडिशियल सिस्टम कोई हार्म ना पहुंचाए, और इवन वो खुद को भी कोई हार्म ना पहुंचाए, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर इशूड बाय। देखो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर आपको प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन यू हैव टू डू कि मेरे आंसर देने से पहले या तो वीडियो को पॉज करके खुद आंसर दीजिए और चेक कीजिए कि आपके कितने आंसर्स जो हैं वो करेक्ट मार्क हो रहे हैं। रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर इशूड बाय, रिट कौन इशू करता है फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट के लिए, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन। तो ये हम सबको पता है कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। अगर यहाँ पर हाई कोर्ट होता तो बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आता, या सिर्फ हाई कोर्ट होता सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो हाई कोर्ट आता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दिया, हाई कोर्ट नहीं दिया। बट हमें पता है कि दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों क्या करते हैं, रिट इशू करते हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a writ issued by the Supreme Court compelling a quasi-judicial body or public authority to perform its mandatory duty। अब मैंडेटरी ड्यूटी में कौन सी रिट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट, को वारंटो, मैंडामस, सर्शियोररी या प्रोहिबिशन। सो हमें पता है कि मैंडामस का क्या मतलब होता है, वी कमांड। तो जहां पर कमांड दी जा रही है मैंडेटरी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, मैंडामस। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, मैंडामस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर। डीपीएसपीज जो है वो हमारे पार्ट 4 का पार्ट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 का पार्ट है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एनफोर्सेबल है इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, क्वासी एनफोर्सेबल है, पार्टली नॉन एनफोर्सेबल है, या नॉन एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो हमें पता है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स जो हैं दीज आर एनफोर्सेबल थ्रू लॉ, लेकिन बाकी किसी के अगेंस्ट हमें क्या है, एनफोर्समेंट इशू नहीं हुई है। सो डीपीएसपीस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दीज आर नॉन एनफोर्सेबल। नॉन एनफोर्सेबल मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कोर्ट जा सकते हैं उनकी वायलेशन को रेक्टिफाई करने के लिए, लेकिन अगर आपके डीपीएसपीस वायलेट हो रहे हैं वैसे तो वो एनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई रिट नहीं है। क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यहाँ पर इन कर लीजिए ऐड, in which of the following states wheat is not produced। wheat कहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होती है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में या वेस्ट बंगाल में। तो हमें पता है कि wheat जो है वो कहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होती है, it is not produced in तमिलनाडु। बाकी ये सब स्टेट्स में प्रोड्यूस होती है, और सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ पर होती है wheat प्रोड्यूस्ड, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और प्रोड्यूस नहीं होती है जो वो कहाँ होती है, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूनिंग।
इज एन एसेंशियल पार्ट इन कल्टीवेशन ऑफ, देखो प्रूनिंग क्या होता है, एक हाइट पे, मतलब एक जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है एक पर्टिकुलर हाइट पे क्या किया जाता है, उसकी वर्टिकल ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है, नॉट ओनली लाइक एट ग्राउंड लेवल बट एट सम हाइट, उस पर क्या किया जाता है, उसकी वर्टिकल ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है और उसको अलाउ किया जाता है कि वो क्या करे, हॉरिजेंटली मतलब फैले, एक्सपैंड करे, ना कि वर्टिकली, सो दैट कि जब उसको प्लग करना हो तो वो कंफर्टेबली प्लग हो जाए, ज्यादा ऊपर नहीं जाए, सो दैट कि हमारी रीच से बाहर हो जाए, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है प्रूनिंग। तो किसका एसेंशियल पार्ट है, रबर का, टोबैको का, कॉफी का या टी का, तो प्रूनिंग जो है वो टी का एक एसेंशियल पार्ट है, इसमें क्या किया जाता है, वर्टिकल ग्रोथ को कंट्रोल करके हॉरिजेंटल एक्सपैंड किया जाता है प्लांट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम एरिया अंडर क्रॉप्स इन इंडिया इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, जो मैक्सिमम एरिया है क्रॉप्स का इंडिया में वो किसकी कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन किसकी की जाती है, व्हीट की, राइस की, शुगर केन की या कॉटन की, सो वी ऑल नो इट इज राइस। इंडिया जो है वो राइस का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, इंडिया, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इज इंडिया एंड द फर्स्ट बीइंग ऑब्वियसली चाइना, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ठीक है, क्या है, इंडिया, और चाइना क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेराइटी ऑफ कॉफी लार्जली ग्रोन इन इंडिया इज, कौन सी वेराइटी है कॉफी की जो सबसे ज्यादा तादाद में इंडिया में ग्रो करती है, ओल्ड चिक्स, कूर्ग्स, अरेबिका या केंट्स, तो कौन सी करती है, इट इज अरेबिका, यस, अरेबिका जो है ये सबसे ज्यादा वैरायटी में इंडिया में ग्रो की जाती है। इसके अलावा जो इंडिया में और वैरायटीज ग्रो की जाती हैं वो है एक रोबस्टा एंड द सेकंड वन इज बेरिस्टा, बेरिस्टा तो आप सबको ही पता होगा, तो ये दोनों वैरायटीज जो है ये भी इंडिया में ग्रो की जाती है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो है वो अरेबिका की जाती है, उसके बाद रोबस्टा, और इनको इनिशियली कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, 17th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था, कहाँ पर किया था, ब्रह्मागिरी बुदन गिरी हिल्स, सॉरी बाबा बुदन गिरी हिल्स रेंज, और ये बाबा बुदन गिरी हिल्स कहाँ पर है, वी ऑल नो इट इज इन कर्नाटका, और कर्नाटका में ही सबसे ज्यादा कॉफी ग्रो की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द होम ऑफ अल्फोंसो मैंगो, अल्फोंसो मैंगो जो एक बड़ी ही अच्छी वेराइटी है मैंगो की, एंड इट इज वेरी डिलीशियस इन टेस्ट ऑल्सो, तो कौन सा इसका घर है, मतलब यहाँ कहाँ की नेटिव है, कहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रो की जाती है, रत्नागिरी में, बनारस में, मालडा में या विजयवाड़ा में, तो अल्फोंसो मैंगो जो है उसकी सबसे ज्यादा वैरायटी हमें कहाँ मिलती है, रत्नागिरी में, रत्नागिरी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, कहाँ पर है, महाराष्ट्र, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर मिलती है, जैसे रायगढ़ होगी, थाने होगी, सिंधुदुर्ग हो गई, यहाँ पर भी अल्फोंसो मैंगो की वैरायटीज हमें मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, आपको बताना है कि जो नीचे जो कैनाल्स दिए हैं इनके नाम आपको बताना है वेस्ट बंगाल में कौन सी कैनाल है, लोअर गंगा कैनाल, शारदा कैनाल, एडन कैनाल या सरहिंद कैनाल, तो वेस्ट बंगाल में कौन सी कैनाल है, एडन कैनाल है, और इसका वाटर कहाँ से आता है, ये अपना वाटर कहाँ से ड्राइव करती है, दुर्गापुर बैरेज से, कहाँ से करती है, दुर्गापुर बैरेज से ये अपना वाटर ड्राइव करती है ये वाली कैनाल, और ये किस रिवर के अक्रॉस बिल्ट है, अक्रॉस दामोदर रिवर, और दामोदर रिवर कहाँ है, इट इज इन वेस्ट बंगाल। लोअर गंगा कैनाल कहाँ पर है, इट इज इन यूपी, शारदा कैनाल कहाँ है, इट इज ऑल्सो अगेन इन यूपी, फिल्बिट रीजन में है, और सरहिंद कैनाल जो है वो कहाँ पर है, पंजाब में, ठीक है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रपोज्ड सी रूट जिसका नाम है सेतु समुद्रम इज अ कैनाल, इट्स अ कैनाल यानी शिपिंग प्रोजेक्ट है ये एक, थ्रू विच ऑफ द सी लेन्स, किस सी लेन के तहत ये सी रूट जो है प्रपोज किया गया है, गल्फ ऑफ मन्नार, मलक्का स्ट्रेट, गल्फ ऑफ कच्छ या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे को क्या करना है, इधर लिंक क्रिएट करना है, इसके लिए ये जो
सी रूट है सेतु समुद्रन केनाल का, ये बनाया जा रहा है, इट इज अ शिपिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पीरियड इज रेफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पीरियड है, कल हमने किया था डेमोग्राफी डिवाइड, ग्रेट डिवाइड 1921 उसका आंसर था। ठीक है, उसको हम बोलते थे, मैंने आपको बताया था कि ग्रेट डिवाइड जो है दैट इज द डिफाइनिंग ईयर फॉर इंडियन डेमोग्राफी, जिसको ग्रेट डिवाइड मतलब उससे पहले पॉपुलेशन जो स्कार्स थी, तो फिर ग्रेट डिवाइड आया था। लेकिन अब आज का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो 1901 to 1921, 1921 to 1951, 1951 to 81 या 1981 to 2001। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो पीरियड है वो कौन सा पीरियड है, इट इज 1951 to 1981। ठीक है, चलिए now comes the question of environment and it is a very easy question and you all know कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 21 में, 27 में, 5 जून या 14 नवंबर। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है इट हैज बीन सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 5th ऑफ जून। 5th ऑफ जून को ही क्या होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जेएनके की हिस्ट्री से, which rule is the darkest rule in the history of Kashmir? And I know everybody knows it very well, मतलब आंखें बंद करके भी सही आंसर लगा सकते हैं आप, that is अफगान रूल। डार्केस्ट रूल जो है वो अफगान रूल ही है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में। Which model of GST has been chosen by India? आपको पता है कि इंडिया ने अब GST जो है ऑप्ट कर लिया है टैक्सेशन सिस्टम के लिए। तो GST की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस मॉडल पर बेस था ये, यूएसए के, कनाडा के, यूके के या चाइना के। आई होप आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा, सो नाउ यू कम टू नो इट बाय टुडे कि जो जीएसटी मॉडल इंडिया ने ऑप्ट किया था वो किसके मॉडल पर बेस्ड था, कनाडा के मॉडल पर। ठीक है, हमने यूएसए का नहीं लिया था, यूके का नहीं लिया था, चाइना का नहीं लिया था, बट वी हैव बेस्ड आवर जीएसटी सिस्टम ऑन कैनेडियन मॉडल ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट हैव प्रोड्यूस्ड एन इन्फेंट काइमेरा, एक इन्फेंट बनाया काइमेरा, किस स्पीशीज का, मंकी का, स्क्वायरल का, रैबिट का या डॉग का, किसका बनाया है, आप आंसर करें। तो ये किसका बनाया है, मंकी का। ठीक है, किसका बनाया, मंकी का। तो क्या किया है उन्होंने, इसमें एक मंकी का एम्ब्रियो जो है वो स्टेम सेल्स में इंजेक्ट किया था और एक जेनेटिकली डिस्टिंक्ट डोनर एम्ब्रियो में, तो फिर उसको इंजेक्ट करके उन्होंने एक नया इन्फेंट काइमेरा की स्पीशीज बनाई है। पहला का मतलब इन्फेंट काइमेरा भी है। सो किस स्पीशीज का बनाया उन्होंने, मंकी का बनाया है। ठीक है, नाउ comes the next question, which state has launched its action plan for management of paddy stubble burning? आपको पता है कि हर साल जब विंटर्स आने वाली होती हैं उस टाइम, जिसको स्टबल को पराली बोलते हैं हिंदी में, तो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है, क्योंकि जब नई फसल उगानी होती है तो वो बच जाती है, तो किसान क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिल्ली एनसीआर रीजन में स्पेशली पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है, मतलब वहाँ पर धुंधला सा इनविजिबल सा आसमान दिखने लगता है, ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि सांस लेने में दिक्कत आती है, लोगों को मास्क पहन के चलना पड़ता है। तो कौन सी स्टेट ने, और ये दिल्ली एनसीआर से नहीं आता है, पोल्यूशन वहीं पर क्रिएट होता है लेकिन फ्रॉम द एडजेसेंट स्टेट्स। तो आपको बताना है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया इसके लिए एक्शन प्लान, पंजाब ने, हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने या राजस्थान ने। तो जिसने किया था लॉन्च वो कौन सी स्टेट है, इट इज हरियाणा। ठीक है, कौन सी स्टेट है, हरियाणा स्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च्ड इन दिस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म, किस कंपनी ने इन दिस ऐप स्टोर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है, भारत पे ने, फोन पे ने, पाइन प्लेटफॉर्म्स ने, पेटीएम ने। तो ये किसने किया है, फोन पे ने। दीज आर जस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन जिनमें कुछ डिटेल्स की जरूरत नहीं है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन, ठीक है, which was designated as a UNESCO World Heritage Site is in which state? देखो शांति निकेतन जो है रिसेंटली ही 41st हेरिटेज साइट बनी है, यूनेस्को ने इसको कंसीडर किया है, मतलब अपनी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया है। तो ये 41st बनी है। 42nd बनी है हमारी होयसला टेम्पल्स, और ये होयसला टेम्पल्स कहाँ हैं, दीज आर इन कर्नाटका। ये मैंने पहले भी करवाया था शायद कल्चर एंड हेरिटेज के एमसीक्यूज जब मैं करवा रही थी। ठीक है,
तो 38 थे हमारी वो रमप्पा टेम्पल्स तेलंगाना के, और 39th जो थी, सॉरी 39 थी रमप्पा तेलंगाना में टेम्पल्स, और 40th जो थी वो थी धोलावीरा। और हमें यहाँ पर पूछा गया है कि शांति निकेतन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, तो इट इज प्रेजेंट इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको फॉर्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग हेल्ड? देखो इसकी बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी एंड एट डिफरेंट प्लेसेस। G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इतनी तो हुई थी। तो अब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है, तो आप यहाँ पर कंसीडर कर लीजिए कि ये फर्स्ट पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट जो है वो कहाँ पर हुई थी, इट वाज हेल्ड इन बैंगलोर। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, बैंगलोर में हुई थी। थर्ड वाज इन गांधीनगर, फोर्थ वाज इन आई थिंक मोरक्को मराकेश। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पूछी गई है तो उसका आंसर बैंगलोर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग स्मगलिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी? तो कौन सी दिल्ली ने होस्ट किया है रीजनल कॉन्फ्रेंस? तो दिल्ली ने होस्ट की थी, 1 डे की थी, लेकिन कहाँ किसने की थी, दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायकुला रेलवे स्टेशन इंडियाज ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन इज इन विच स्टेट? ओब्लिक्विटी, महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, वेस्ट बंगाल और गुजरात। तो बायकुला रेलवे स्टेशन जो है इट इज अ 169-year-old railway station which has recently been renovated and it is present in Maharashtra, Mumbai. ठीक है, बायकुला रेलवे स्टेशन कहाँ पर प्रेजेंट है, महाराष्ट्र में, और ये ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट है, अफगान रूल्ड कश्मीर फॉर अबाउट। अब अफगान रूल हमने देखा कि दैट वाज द डार्केस्ट रूल इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, और उन्होंने कश्मीर को कितनी देर तक के लिए रूल किया था, 67 ईयर्स तक के लिए। ठीक है, not for 10 years, not for 35, not for 2 years and 4 months, it was 67 years. Next question है, how did बीरबल धर die in a hospital, in a lunatic asylum, in prison or none of these? देखो बीरबल धर die कैसे, मतलब वो मरे कैसे थे, उसके लिए बड़ी सारी हिस्ट्री है, बड़े सारे डिफरेंट और भी मतलब बताया जाता है हिस्ट्री में कि वैसे होता है, लेकिन उसके लिए ना कुछ पर्टिकुलर होता है ना, जैसे प्रूफ नहीं है कि वैसा हुआ था या नहीं हुआ था, तो इसीलिए इसका उसके अकॉर्डिंगली आंसर क्या आएगा, इन प्रिजन। बीरबल धर जेल में उनकी डेथ हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुज रूल एज गवर्नर ऑफ कश्मीर डिड महाराजा रंजीत सिंह डाई? किसके रूल में गवर्नर ऑफ कश्मीर महाराजा रंजीत सिंह जो है उनकी डेथ हुई थी? कर्नल साहब, दीवान मोतीराम, दीवान कृपाराम या नन ऑफ दीज? तो दीवान मोतीराम के रूल में, ठीक है, उनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ गुलाब सिंह लेफ्टिनेंट्स कॉन्क्वर्ड लद्दाख एंड स्कार्दू? गुलाब सिंह के कौन से लेफ्टिनेंट्स ने लद्दाख और स्कार्दू को कॉन्क्वेयर किया था? जोरावर सिंह ने, मान सिंह ने, जोरावर सिंह कजन या नन ऑफ दीज? सो वी ऑल नो इट वाज जोरावर सिंह, उन्होंने ही उनको बड़ी सारी टेरिटरीज जो है अनेक्स करके दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड गुलाब सिंह बिकम महाराजा ऑफ कश्मीर? गुलाब सिंह जो है वो महाराजा ऑफ कश्मीर कब बने थे? तो गुलाब सिंह जो है राजा ऑफ कश्मीर 1846 में बने थे, 1851 में बने थे, 1861 में बने थे, 1840 में बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 1846 में। लेकिन व्हेन इफ समवन टेल्स यू कि वो राजा ऑफ जम्मू कब बने थे, तो राजा ऑफ जम्मू कब बने थे, 1822 में। ठीक है, रंजीत सिंह ने उनका तिलक वगैरह किया था उस टाइम। तो कश्मीर के 1846 में महाराजा बने थे और 1822 में ये राजा बने थे जम्मू के। Who was the last governor during Sikh rule in Kashmir? So इमामुद्दीन, बहाउद्दीन, दीवान कृपाराम या नन ऑफ दीज? तो लास्ट गवर्नर जो थे सिख रूल के टाइम में कश्मीर में वो कौन थे, इमामुद्दीन। ठीक है, इमामुद्दीन जो थे वो लास्ट गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रूलिंग पीरियड ऑफ रणबीर सिंह? रणबीर सिंह का रूलिंग पीरियड कौन सा था? 1857 से 1885 तक, 1860 से 1885 तक, 1817 से 1885 तक या नन ऑफ दीज? तो रणबीर सिंह का जो एक्चुअल पीरियड था वो 1856 था। 1856 यहाँ आया नहीं है, तो हम इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 1857 से 1885 तक हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके जीके के लिए। आई होप आपको ये सीरीज जो है वो अच्छी लग रही होगी। हमारा यही मेन मोटिव है कि आपको एग्जाम के लिए हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, सो दैट कि आपका एग्जाम जो है वो अच्छा से, आपकी प्रिपरेशन जो है वो फास्ट अप हो जाए। अगर वीडियोस आप दिन में 1-2 देख लेते हैं तो आपकी मतलब जो प्रिपरेशन है वो और फास्ट हो जाती है, आप चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।
Till then, take care and bye.